हम अरे 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 हम परम पावन परम आराध्य प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज का प्रातःकालीन सेशन प्रारंभ कर रहे हैं। सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, ओम अरहम। बंधुओं और बहनों, आज का ये विशेष सत्र बहुत ही एक खास टॉपिक लेकर हम आपके साथ जुड़ रहे हैं। नो अबाउट योर ब्लड रिपोर्ट। ब्लड रिपोर्ट के बारे में जब भी हम आज ऐसे कोई भी फैमिली, ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं होगा जिनको कभी ना कभी खून की जांच करवानी ना पड़ी हो। और खून की जांच करवाते हैं तो हमें उसके बारे में रिपोर्ट में क्या है हमें पता नहीं होता है, हम डॉक्टर के पास जाते हैं। तो आज हम जानेंगे अपनी ब्लड रिपोर्ट हम खुद कैसे जांच करें। तो हमारे साथ सूरत से डॉक्टर श्रेयांश जी नीलाखे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो आप सभी से निवेदन, अपने अपने वीडियो ऑन कीजिए पहले। यस, वीडियो ऑन कीजिए प्लीज। आप सभी से निवेदन, दोनों हाथ ऊपर करते हुए डॉक्टर साहब का वेलकम, स्वागत कीजिए। हमारे साथ हमारी कोऑर्डिनेटर अलका जी सांखला भी जुड़ चुकी है। मैं अलका जी आपसे निवेदन करना चाहूंगा, आप डॉक्टर साहब के बारे में बहुत शॉर्ट में बताते हुए उन्हें ससम्मान आमंत्रित करें। यस। जय जिनेन्द्र, गुड मॉर्निंग। पर्यूषण के पहले दिन के लिए आप सबकी बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ मोस्ट वेलकम। जानना है क्योंकि पर्यूषण में अपने खुद को भी जगना है और जागना है, जगाना है सबको। तो ये विषय भी बहुत इंटरेस्टिंग रखा है कि हमें ब्लड टेस्ट की क्यों जरूरत होती है, ब्लड टेस्ट क्या होता है, कैसे करते हैं। ब्लड टेस्ट के जरिए हम जानते हैं कि रोगी बीमारियों की सेहत की जो स्थिति है उसकी जांच करने की मदद होती है। ये टेस्ट बताते हैं कि आपके शरीर के अंग काम कर रहे हैं या नहीं, कैसे कर रहे हैं, कहाँ प्रॉब्लम है, कितनी प्रॉब्लम है, जिसके आधार पर बीमारियों का इलाज किया जाता है। विशेष रूप से ये जो ब्लड टेस्ट है वो डॉक्टर्स की मदद से ही होती है। कभी लिवर की, किडनी की, अनेक अंग अच्छे काम करते हैं, परंतु कभी प्रॉब्लम होती है तो ये सब करते हैं। तो आज ब्लड रिपोर्ट को जानना कैसे जरूरी है, कितना जरूरी है, और ये बताने के लिए एक्सपर्ट हमारे साथ है। सबसे बड़ी बात है कि बताने वाले तो बहुत होते हैं, परंतु उस विषय में एक्सपर्ट होना ये भी बहुत बड़ी बात है। और आज हमारे साथ जो जुड़े हैं वो श्रेयांश नीलाखे को आप कई बार जान चुके हैं। डॉक्टर श्रेयांश नीलाखे, जिन्होंने डायबिटीज में पीएचडी तो की ही है, रिसर्च उनका पब्लिश हो चुका है। और ये हमारे यहाँ के स्पेशल जो सैमल्स कॉलेज है, मेडिकल कॉलेज में, वहाँ असिस्टेंट प्रोफेसर है। एक डॉक्टर हमेशा बोलता है मैं बहुत बिजी हूँ, मेरे पास टाइम नहीं, मेरे पास टाइम नहीं, परंतु हमारे श्रेयांश जी अनेक संस्थाओं से जुड़े और बहुत अच्छा काम, डिवोटी काम, जिनको समर्पित काम, जब भी देखा एक शांत व्यक्तित्व और सतत कामरत काम करना। इनका नाम श्रेयांश है, श्रेयांश, श्रेय। इनका सारा श्रेय इनके ज्ञान को और इनके पत्नी को भी जाता है। आप जानते हैं कि रूपा भी हमारे साथ जुड़ी हुई है और कई बार क्लासेस लेते हैं। दोनों भी, मतलब पति पत्नी साथ काम करना एक बहुत बड़ी उपलब्धि होती है मेरे हिसाब से, क्योंकि एक काम करता है और दूसरे का सपोर्ट होता है, परंतु वो काम नहीं करता है तो वो मजा नहीं आता जो साथ में दोनों काम करते हैं उसी विषय पर। तो श्रेयांश इसी विषय पर काम करते हैं। COF कोर्स किया है उन्होंने, CEOF कोर्स किया है, लैंडमार्क करिकुलम बोलते हैं उसको।
इसके साथ साथ हमारी जो बहुत बड़ी संस्था है BGS, भारतीय जैन संगठन में बहुत काम होता है, बहुत काम। लोग जुड़ते हैं पर इतना काम नहीं करते, परंतु श्रेयांश पूरे काम में लगे रहते। कभी भी देखो, रूपा और श्रेयांश दोनों जोड़ी BGS के काम में पूरी लगी रहती है। और इनका स्पेशल दोनों का विषय ये भी पेरेंटिंग, वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सबके लिए जरूरी भी है, आवश्यक भी है। तो ये पेरेंटिंग हैप्पी फैमिली, ये फाउंडेशन के सोशल एक्टिव मेंबर भी है दोनों भी। इसके साथ में और भी बहुत सारे काम करते हैं, तो परंतु सबसे मेन जो काम है इन लोगों का, लोगों को स्वस्थ कैसे रखे, मस्त कैसे रखे, इसके लिए जो जो ज्ञान है वो लोगों को बांटते रहते हैं। और ये हमारे MP के और कल्याणम के मेंबर ही नहीं है, परिवार के मेंबर है, ये हमारा परिवार है। मैं माइक हैंड ओवर करती हूँ डॉक्टर श्रेयांश जी को। और एक बात आपको कहना चाहूंगी मैं, कि हमारे समर्पित कार्यकर्ता आनंद भाई जी, जो आनंद तो बांटते ही है, कुछ भी परिस्थिति हो वो जुड़े रहते। इनको चिकनगुनिया हो गया है, अचानक अचानक चिकनगुनिया हो गया है। तो ऐसे परिस्थिति में भी उन्होंने बोला कि नहीं, मैं स्टार्ट तो करा ही दूंगा। आज उनसे उठा भी नहीं जा रहा है, फिर भी देखो। तो पहले आनंद भाई जी के लिए भी वाह वाह करो एक बार, वाह वाह आनंद भाई जी, द ग्रेट द ग्रेट। एंड धन्यवाद, सैल्यूट तो आनंद भाई जी के साथ मैं माइक हैंड ओवर करती हूँ श्रेयांश जी को। ओम हरम सभी को। सबसे प्रथम तो बहुत बहुत धन्यवाद मुझे ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए। और मैं थोड़ा हिंदी और इंग्लिश मिक्स बोलूंगा। यस यस, मोस्ट वेलकम। सभी से अनुरोध है कि अपने अपने कैमरास ऑन करें ताकि मैं कोरिलेट कर पाऊँ। और मैं सबसे पहले आनंद जी को धन्यवाद देना चाहूँगा। और वो अविरत, हम तो बस निमित्त मात्र है, बट उन्होंने ये जो बीड़ा उठाया और बहुत अच्छे से एवरी डे लोगों के स्वास्थ्य के लिए कार्य करते हैं। बहुत ही सराहनीय कार्य है। हम तो उनके आधारे चलते रहते हैं। सो श्रेष्ठ केवल काम मतलब स्टार्ट नहीं करते, 15 मिनट पहले उस वक्त को फोन करना, एग्जैक्टली जी जी साढ़े जी छह जी। शुरू करना, इतनी नियमितता, और सालों से, एक दिन दो दिन नहीं। और बीमार हाँ, भी, ट्रेन में हो तो भी, कहीं तो गए तो भी भी। जी जी जी। सो यस। बहुत बहुत धन्यवाद। ओ मैडम, अभी मैं सबसे अनुरोध करना चाहूंगा कि कैमरास ऑन रखे, चाहे कहीं भी हो। और थोड़ा म्यूट अनम्यूट करना पड़ेगा। मैं जानना चाहूंगा आप लोगों से, अब तक आप, उसके पहले मैं आपको एक ब्रीफ करता हूँ सभी को। मैडम, ओ कभी महाराज। कहीं ना कहीं आपको अस्पताल में जाने की जरूरत पड़ी होगी। आप गए थे और उसके बाद डॉक्टर साहब बैठे चेकअप करने के बाद कि कुछ एक टेस्ट करने की जरूरत है, वो आप पर्टिकुलर जगह जाके करवा लो और रिपोर्ट लेके मुझे कल मिलना। तो रिपोर्ट उनको लेबोरेटरी से सीधे पहुंच जाते हैं, फिर आप नेक्स्ट डे या सेम डे चले जाते हैं और फिर वो बताते हैं कि ये हुआ है। कभी कभी ऐसे होता है कि रिपोर्ट पहले आ जाता है, डॉक्टर्स नहीं मिलते। फिर आजकल तो गूगल भी होता है, तो गूगल में आप लोग या हम लोग, मैं भी खुद भी चेक करता हूँ, कभी कभी चेक करते हैं और फिर वापस डॉक्टर के पास चले जाते हैं। तो यहाँ पे मैं ये जानना चाहूंगा कि लेबोरेटरी रिपोर्ट के बारे में किसी को कुछ भी पता है, जो भी जानकारी है, या मन में कोई दुविधा है, वो पूछ सकते हैं। आप अपना रेज हैंड करें या उनको अनम्यूट किया जाएगा। मधु जी कुछ पूछना चाहती है, मधु जी। यस। जी गुड मधु। मॉर्निंग सर। ओ मैडम, हाँ मैडम। रिपोर्ट जब आती है तो साइड में नॉर्मल रेंज भी लिखी होती है बिल्कुल। थोड़ी बहुत, तो उससे थोड़ा समझ सकते हैं कि भाई हमें क्या है। जैसे हम CBC कराते हैं, उसमें हीमोग्लोबिन कितना होना चाहिए, वाइट ब्लड सेल्स कितने होने चाहिए, तो वो हम इतना कर लेते हैं। पर डॉक्टर ओके। ने रिकमेंडेड किया तो उसके पास तो जाना ही पड़ता है, क्योंकि हम्म। रिपोर्ट
वो बुलाते हैं फिर रिपोर्ट लेके जाना। जी जी जी, बिल्कुल सही है। ओके, और कोई कुछ पूछना चाहता है, कहना चाहते हैं? और प्रदीप जी कुछ कहना चाहते हैं शायद। जी प्रदीप जी का हाथ ऊपर है, जी। प्रदीप जैन। अनम्यूट करके बात कर सकते हो प्रदीप जी। यस प्रदीप जी, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए। बोलिए। बोलिए बोलिए। आवाज नहीं आ रही, आपने अनम्यूट तो किया है पर आवाज नहीं आ रही। माइक को पास में रख के बोलिए तो। और जो रिपोर्ट जैसा भी अलग अलग पैथोलॉजी का लेते हैं, तो उसमें अभी कुछ कुछ पैथोलॉजी में काफी डिफरेंस आता है, तो फिर वो क्या समझने का है? ओके, हाँ, मतलब एक ही रिपोर्ट आप दो, मैं जो समझ पाया हूँ, दो हाँ अलग हाँ। जगह से करते हैं तो दोनों में डिफरेंस होता है। हाँ, डिफरेंस आता है। इवन कभी कभी तो मलेरिया भी किया तो पॉजिटिव नेगेटिव ये भी आता है। जी जी बिल्कुल। हाँ, वाह। इन दोनों लिमिट में इतना डिफरेंस आता है कि जैसा मलेरिया एक जगह पॉजिटिव निकलेगा और दूसरी जगह नेगेटिव निकलेगा। फिर हाँ, अपन जैसा भी। हाँ हाँ। ये वाह सभी क्वेश्चंस को आंसर करेंगे अभी। ओके ओके ओके। हाँ, और किसी की कोई जिज्ञासा है? और कोई कुछ पूछना चाहते हैं चलिए। तो आगे बढ़ते हैं। यस। ठीक है, अभी मैं वापस एक बार मेरा संक्षिप्त परिचय देता हूँ। लेबोरेटरी का विषय है इसलिए। तो मैं एज डॉक्टर श्रेयांश नीलाखे, एसोसिएट प्रोफेसर तरीके स्मीमेर में कार्यरत हूँ, बायोकेमिस्ट्री विभाग में। और वहाँ पे हमारा 50% मेडिकल स्टूडेंट्स को टीचिंग होता है, और बाकी समय में हमको लेबोरेटरी में मैनेज करना होता है। तो वी आर डेली डीलिंग विद द लैब रिपोर्ट्स। ठीक है, तो अभी मैं पहले आपको एक ब्रॉड क्लासिफिकेशन बताता हूँ। इसको हम हिंदी में समझेंगे तो हमारा शरीर तो हमको पता है, शरीर के सारे अवयव हमको पता है, बिल्कुल। अब इस शरीर में कहीं पे भी अगर कोई इम्बैलेंस होता है, किसी के कारण, कोई भी कारण हो सकता है, तो वो इम्बैलेंस के कारण हमें कुछ लक्षण पाए जाते हैं जिसको हम सिम्टम्स बोलते हैं। मुझे पैर में दुख रहा है, मेरे पेट में दुख रहा है, और हम वो सिम्टम्स लेके फिर फीवर आ गया है, डॉक्टर के पास चले जाते हैं। अब डॉक्टर सिम्टम्स के आधार पे, आपके लक्षण के आधार पे जो बाह्य शरीर में दिख रहा है, और अंतर शरीर में उसकी बहुत प्रक्रिया हो चुकी हुई है थी। और जब डॉक्टर के पास जाते हैं, वो क्लिनिकली आपको चेकअप करने के बाद एक नतीजे पर पहुंचते हैं जिसको हम रोग निदान बोलते हैं। अब ये रोग निदान को कंफर्म करना है उनको, डॉक्टर साहब को उनको कंफर्म करना है। या तो एक, कुछ बीमारियों में ऐसा होता है कि दो तीन कारण हो सकते हैं, या दो तीन बीमारियों के लक्षण हो सकते हैं, या दो तीन बीमारियों के एक ही लक्षण हो सकते हैं। तो उसको डिफरेंशिएट कैसे करना? तो ऐसे बहुत सारे कारण होते हैं। या तो पर्टिकुलर डिसीज है, अब सब कुछ पता चल गया बट उसका रूट कॉज नहीं पता चल रहा है। उसके तय तक जाने के लिए, मूल तक जाने के लिए, ये सब डायग्नोस्टिक स्टेप्स, जिसको रोग निदान चिकित्सा बोल सकते हैं, ये करने की जरूरत होती है। इसके बाद क्या मतलब, इससे पता चल जाएगा कि आपके शरीर में क्या बीमारी है, क्या इम्बैलेंस जनरेट हुआ है, उसका रिफ्लेक्शन इन ब्लड टेस्ट में आता है। अब ब्रॉड सेंस में इसका मैं क्लासिफाई करूं तो हम लोग अब पूरे शरीर की निदान, रोग निदान चिकित्सा के बारे में जान रहे हैं। तो सभी अवयव आ गए हैं, और इसके अलावा बहुत सारी गतिविधियां जो शरीर में होती है उसके बारे में भी जानकारी मिलना जरूरी होता है चिकित्सा के कारण। तो जो जितने भी टेस्ट होते हैं, डायग्नोसिस मतलब रोग निदान के लिए, अलग अलग डिसिप्लिन्स में बोलूंगा हमारे लैंग्वेज में, अलग अलग विषयों का अध्ययन करने की जरूरत होती है। जैसे रोग निदान अगर करना है, सबसे पहले आता है पैथोलॉजी। पैथोलॉजी एक विभाग है, इस विभाग में अलग अलग तरीके के टेस्ट होते हैं।
तो जैसे कभी कभी बोलते हैं कि किसी को कैंसर हुआ है या किसी को कुछ एक्सेस ग्रोथ हुई, गांठ हुई है बोलते हैं, तो वो निकाल के जांच के लिए दी है, राइट। तो इसको हम हिस्टोपैथोलॉजी रिपोर्ट बोलते हैं। शरीर का कोई भी अवयव है या तो एक छोटा सा पार्ट है उसमें से, वो लेके उसमें जो भी सेल्स वगैरह है उसमें क्या क्या चेंजेस हुए हैं वो एक्चुअली देखे जाते हैं माइक्रोस्कोप में और टेस्ट करके। तो वो एक हिस्सा है। साथ ही में जैसे कि खून की जांच है, खून की जांच अलग अलग तरीके से होती है, उसमें से एक पार्ट होता है पैथोलॉजी का, जिसमें सीबीसी बोलते हैं हम उसको, यूरिन है या अदर बॉडी फ्लूइड्स है। कभी बोलते हैं कि मनके में से पानी निकाला है, जिसको हम सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड बोलते हैं। मतलब जो हमारे मस्तिष्क के अंदर, ब्रेन के अंदर एक फ्लूइड होता है, वो फ्लूइड चेक करने की जरूरत होती है जिनको ब्रेन की बीमारी या ब्रेन से कंसर्न कुछ है तो। ऐसे ही बॉडी फ्लूइड्स भी होते हैं अलग अलग। जैसे घुटनों का पानी निकालते हैं, साइनोविल फ्लूइड बोलते हैं, या तो पेट से निकालते हैं, उसको एसाइटिक और प्लूरल फ्लूइड वगैरह बोलते हैं। और कहीं कहीं जगह जहाँ बीमारी है, जहाँ कहीं पे भी टिश्यू को तक डैमेज हुआ है, तो वहां से भी कभी कभी लेते हैं। तो ये फर्स्ट पार्ट होता है पैथोलॉजी। सेकंड पार्ट होता है, अगर आपको किसी भी जात के जंतु का संक्रमण हुआ है और उसकी जांच करनी है, तो वो पार्ट आता है माइक्रोबायोलॉजी के अंतर्गत। माइक्रोबायोलॉजी में कुछ सीरोलॉजिकल टेस्ट भी होते हैं, जैसे कि एंटीबॉडीज डिटेक्ट करना, आईजीजी, आईजीएम, ये आपने कहीं पे पढ़ा होगा, आईजीएम फॉर डेंगू, आईजीएम फॉर मलेरिया वगैरह, इस टाइप के टेस्ट, या एएसओ टेस्ट, एचबीएसएजी, मतलब जो कमड़ों या हिपेटाइटिस या जॉइंटिस जिसको बोलते हैं, लीवर का इन्फेक्शन होता है, तो उसमें वो टेस्ट होते हैं। ये सारे माइक्रोबायोलॉजी में होते हैं। अभी तो रिसेंटली, जैसे आपने कोविड के बाद सुना होगा कि ये पीसीआर भी होता है, आरटीपीसीआर होता है, उसका एक स्कोरिंग भी आता है। किसी किसी ने सुना होगा, किसी को पता है आरटीपीसीआर के बारे में? आप, मैं सभी से और एक निवेदन करना चाहूंगा, आप पेन पेपर लेके बैठ सकते हैं, कुछ अगर आपको पॉइंट्स अच्छे लगते हैं तो नोट डाउन कर सकते हैं। तो वो भी टेस्ट होते हैं, उसके ऊपर हम बाद में आएंगे। इसको मॉलिक्यूलर बायोलॉजी बोलते हैं, मतलब जिसमें डीएनए की जांच होती है। वो भी टेस्ट होते हैं, वो हमारे बायोकेमिस्ट्री में भी होते हैं, माइक्रोबायोलॉजी में भी कुछ होते हैं। तो ये माइक्रोबायोलॉजी का हो गया। अब एक तीसरा पार्ट है जो बायोकेमिस्ट्री। ये बायोकेमिस्ट्री जो मेरा विषय है, इसमें सबसे ज्यादा टेस्ट होते हैं। जैसे आपको डायबिटीज हुआ है, शुगर चेक करना है, वो बायोकेमिस्ट्री में हो गया। जैसे आपको जॉन्डिस हो गया, उसके टेस्ट करना है, बायोकेमिस्ट्री में होता है। आपको कुछ भी अलग बीमारी है, या तो जैसे ही आप एडमिट होते हैं, तो आपका शुगर चेक करना जरूरी होता है, आपका यूरिया चेक करना जरूरी होता है, और आपके इलेक्ट्रोलाइट्स, इलेक्ट्रोलाइट्स मतलब सोडियम, पोटेशियम और क्लोराइड, ये करना। और अगर आपको कोई पर्टिकुलर बीमारी है, किसी को पर्टिकुलर बीमारी है, मैं आपको नहीं कहूंगा, तो अगर किसी को पर्टिकुलर है, मान लो कि किसी को किडनी की तकलीफ है और वो लक्षण बता रहा है, तो किडनी के लिए उसके फंक्शन टेस्ट होते हैं। तो उसके अंतर्गत 4-5 टेस्ट होते हैं। इस तरह से उसका क्लासिफिकेशन होता है। ये सारे टेस्ट जो होते हैं, या तो थायराइड की बीमारी है बोलते हैं, थायराइड के टेस्ट होते हैं, या किसी को रिप्रोडक्टिव से कंसर्न, खास करके लेडीज में अ, तकलीफ होती है, तो उसमें रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स चेक करना जरूरी होता है। आजकल तो विटामिन भी हम के टेस्ट सहजता से उपलब्ध है सभी के लिए। तो ये सारे टेस्ट बायोकेमिस्ट्री में होते हैं। साथ ही में अभी एक नया ब्रांच है जो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी हम बोलते हैं, जिसको, ये नया नहीं है, वैसे भी पुराना है, बट कोविड के बाद लोगों को पता चलने लगा कि ये भी टेस्ट होते हैं। मतलब जैसे कि ट्यूबरकुलोसिस का इन्फेक्शन है, या कोई वायरस का इन्फेक्शन है, और या किसी को कोई प्रकार का कैंसर होने की शक्यता है,
तो उसके मार्कर्स भी होते हैं। तो ये सारे टेस्ट भी आजकल होते हैं। मैं और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में कहूँ तो अम, आप शरीर में से सेल्स लेते हैं, सेल्स में से डीएनए को सेपरेट करके उसको या तो सेल्स में से डीएनए जितना भी है वो सेपरेट करके उसमें कोई जिसका इन्फेक्शन हुआ है वो जांच करते हैं। वो डायग्नोस्टिक हो गया, मतलब वो विषाणु है कि नहीं, हिपेटाइटिस का विषाणु है कि नहीं, ट्यूबरकुलोसिस का जीवाणु है कि नहीं, वो जानने के लिए उसका जो डीएनए उसको जांच कर लेते हैं। या वायरस का डीएनए, जो औरतों में भी, लेडीज में खास करके कुछ इन्फेक्शंस होते हैं, उसका भी इसी तरह से जांच कर लेते हैं। या तो किसी को कोई जेनेटिक डिफिशिएंसी है, बीमारी है, मतलब जिसके डीएनए में कोई खामी है, वो भी जांच करते हैं। तो उसको मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, जिसमें एक टेस्ट होता है पीसीआर, वो करते हैं, उसको आरटीपीसीआर भी कहते हैं। तो उसका इंटरप्रिटेशन और सब अलग रहता है। इसके अलावा अभी जो होता है क्लिनिकल साइड, हम अगर जाए डायरेक्टली आपके शरीर में जो क्या हुआ है वो एग्जैक्टली हमको पता चलेगा। तो शरीर के ही फोटोग्राफ्स ले लेते हैं। अब इसके अंतर्गत होता है कि सबसे पहले आ गया आपका एक्सरे। एक्सरे से आपके सारे बोन्स से पता चल जाएगा कि कहाँ क्या खामी हुई है। उसके बाद आता है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, एमआरआई बोलते हैं, या तो हम सीटी स्कैन बोलते हैं। दोनों अलग अलग टेक्निक्स है। एमआरआई, इससे हमको जो हमारे जो सॉफ्ट टिश्यूज है बोन में, तो एक्सरे में तो बोन पता चल गए, लेकिन बोन के आजू बाजू जो उसके जुड़ने जुड़ना एक साथ सानने के लिए, एक साथ बांधने के लिए कुछ टिश्यूज होते हैं, उसको हम सॉफ्ट टिश्यूज बोलते हैं। जैसे ब्रेन है, स्पाइनल कॉर्ड है, ये सब सॉफ्ट टिश्यूज हो गया। इनमें कहाँ पे क्या खामी हुई है, क्या चेंजेस है, ये जानने के लिए एमआरआई और सीटी स्कैन करते हैं। तो इसके बड़े बड़े मशीन्स होते हैं जिसके अंदर हमको जाना पड़ता है। वो ऑटोमेटिकली जाते हैं और 1 डेढ़ 2 घंटे तक चलता है। और रेडियोलॉजिस्ट जो होते हैं, जिन्होंने इसके बारे में स्पेशलाइजेशन सीखा होता है, वो आपके जो रिपोर्ट्स टीवी के स्क्रीन पे आते हैं उनके, वो जांचते हैं अलग अलग तरीके से, अलग अलग एंगल में से, और फिर उससे वो निदान बताते हैं। तो ये हो गए सार्व ऑल प्रकार के कितने टेस्ट होते हैं रोग निदान चिकित्सा के अंतर्गत, इतने सारे टेस्ट होते हैं। तो इन सब के अलग अलग स्पेशलाइजेशंस हैं और अलग अलग स्पेशलिस्ट डॉक्टर होते हैं। अब हम आते हैं रूटीनली, जैसे कि एमआरआई और सीटी स्कैन जो बताया, तो ये तो बहुत कम करने की जरूरत पड़ती है। जिनका मतलब एकदम फाइनल हो गया है अभी पता है, या तो जिनको लो बैक पेन है, जिसको हम सायटिका बोलते हैं कहीं कहीं जगह पे, बैक पेन है, या ब्रेन में कुछ है, तो उस टाइम में ये एमआरआई और सीटी स्कैन की बहुत जरूरत पड़ती है। आजकल तो इवन और एक पार्ट है सोनोग्राफी, वो भी एक रोग निदान चिकित्सा है। सोनोग्राफी में भी मतलब सोनोग्राफिक वेव से आपके शरीर के पार्ट्स को देखा जाता है। जैसे एब्डोमिनल पार्ट्स हैं सारे आपके शरीर के मुख्य हिस्से में, पेट और किडनी और लीवर, यूटेरस, ये सारे पार्ट्स हैं। और मेल्स में प्रोस्टेट वगैरह। तो यहाँ से जो देख सकते हैं वो सोनोग्राफी के थ्रू भी कुछ उसका निदान करने की कोशिश करते हैं। ये सारे हो गए ब्रॉड वे में। एक इतने सारे टेस्ट हमको करने पड़ सकते हैं किसी को भी। तो ये क्लासिफिकेशन हो गया। अब हम आते हैं सिर्फ लेबोरेटरी के बारे में। अब यहाँ पे क्या होता है और किस तरह के टेस्ट होते हैं। जब हम लेबोरेटरी का रिपोर्ट देखते हैं तो उसका मैं अब ब्रॉड वे में क्लासिफिकेशन बताता हूँ। तो लेबोरेटरी में कौन से टेस्ट होंगे, या तो बायोकेमिस्ट्री के होंगे, या तो माइक्रोबायोलॉजी के होंगे, या तो पैथोलॉजी के होंगे। पैथोलॉजी में मोस्ट कॉमनली एक टेस्ट होती है सीबीसी। सीबीसी का अर्थ है आपका कंप्लीट ब्लड सेल काउंट। इसमें क्या होता है, हमारा जो ब्लड है, खून है, उसमें 3 से 5 प्रकार के सेल्स होते हैं, और बाकी सारे बाकी वो फ्लूइड पार्ट होता है।
तो ये सेल्स की मॉर्फोलॉजी कैसे, उसका उनका किस तरह से नेचर है, वो कैसे दिखते हैं, उनकी संख्या कितनी है, ये सारी जांच की जाती है। वो कंप्लीट ब्लड सेल काउंट में होता है। तो अलग अलग रोगों में, मतलब जो कॉमनली, जैसे कि कोई भी इन्फेक्शन हो गया, तो एक होते हैं न्यूट्रोफिल्स करके, उनकी संख्या बढ़ती है क्योंकि वो डिफेंसिव सेल्स है, वो इन्फेक्शन के अगेंस्ट फाइट करते रहते हैं, तो उनकी संख्या बढ़ती है। या कोई पर्टिकुलर इन्फेक्शन हो गया जैसे ट्यूबरकुलोसिस है, तो वो लॉन्ग ड्यूरेशन तक चलता है, तो वहां पे दूसरे सेल्स होते हैं, उनकी संख्या बढ़ती है। या एक सेल्स की संख्या बढ़ती है तो दूसरे की कम होती है, वो उसको रिलेटिव बोलते हैं। फिर प्लेटलेट्स होते हैं, इन सब की जांच कंप्लीट ब्लड सेल काउंट में होती है। फिर जैसे यूरिन और बॉडी फ्लूइड, CSF हो गया, अदर बॉडी फ्लूइड्स हो गए, वो अलग अलग जैसे जैसे रिक्वायरमेंट होगी वैसे ही उसका जांच किया जाता है। और उसमें वो कोई इन्फेक्टिव सेल्स है कि नहीं है, कितने हैं, ये सब जांच करते हैं। और भी एक टेस्ट होता है जिसको हम APTT बोलते हैं, मतलब अगर किसी को लीवर की बीमारी हुई है तो वहां पे इंटरनल कभी ब्लीडिंग हो सकता है। मतलब वो, अगर आपके खून बह रहा है तो उसको रोकने के लिए जो प्रोसेस है, जो प्रोटीन्स की जरूरत होती है, वो है कि नहीं है, मतलब खून जम जाने की क्षमता कितनी है, वो हर एक की अलग अलग होती है। उसके बारे में एक टेस्ट होता है, वो भी किया जाता है। उसके बाद आता है माइक्रोबायोलॉजी में सारे जो सीरोलॉजिकल टेस्ट हम जिसको बोलते हैं, जितने भी हम अगर हम किसी को भी इन्फेक्शन होता है कोई भी प्रकार से, कोई भी जीवाणु से या विषाणु से, तो वो इन्फेक्शन को फाइट करने के लिए हमारे शरीर में कुछ प्रोटीन्स जनरेट होते हैं जिसको हम एंटीबॉडीज बोलते हैं। और वो अलग अलग जंतु के लिए अलग अलग प्रकार से बनती है। और ये एंटीबॉडीज डिटेक्ट करने के लिए वो स्पेसिफिक एंटीजन रहता है। जैसे मलेरिया के कारण कोई एंटीजन है तो उसकी एंटीबॉडी जांच करने के लिए हमको मलेरिया का एंटीजन है हमारे पास, तो वो हमने पहले से रखा हुआ है, तो उससे हमको पता है कि ये पॉजिटिव है तो ऐसा कलर आएगा। और अगर आपका, मतलब किसी भी पर्सन का जिसको हम सस्पेक्ट कर रहे हैं कि इसमें हो सकता है, तो उसका सीरम लेके, खून लेके, उसमें से सेल्स सेपरेट करते हैं, उसके बाद जो फ्लूइड बचता है उसमें ये टेस्ट करते हैं। अगर उसके भी टेस्ट में अगर किसी तरह से पॉजिटिव आता है तो हम रिपोर्ट दिया जाता है कि IgM पॉजिटिव फॉर डेंगू, IgM पॉजिटिव फॉर मलेरिया, इस तरह के। वो कभी पॉजिटिव भी आ सकते हैं, निगेटिव भी आ सकते हैं। अब ये हो गए सीरोलॉजिकल टेस्ट। बायोकेमिस्ट्री में बहुत सारे टेस्ट है। सबसे सिंपल टेस्ट है ब्लड ग्लूकोज। अब ब्लड ग्लूकोज जो आंकी जाती है, मेजर की जाती है, वो अलग अलग। हाँ, जब भी हम ये सारे टेस्ट कर रहे हैं, खास करके बायोकेमिस्ट्री के, जब हम रिपोर्ट देखने जाते हैं तो मन में एक होना चाहिए कि किसी का भी ब्लड सैंपल कैसे लिया था। उन्होंने यहाँ पे आपको अगर दिख रहा हो तो ऐसे पकड़ते हैं दबा के, ताकि ब्लड का फ्लो अच्छे से आ जाए। या तो यहाँ पे एक बेल्ट लगाते हैं और फिर यहाँ से ब्लड ले लेते हैं। ठीक है, तो ये कितने देर दबा के रखा है, इससे भी हमारे ब्लड में चेंजेस आ सकते हैं। और वो अलग अलग कंटेनर में ब्लड कलेक्ट किया जाता है। किसी में एंटीकोएगुलेंट होता है, मतलब ब्लड को बाहर निकालने के बाद भी जम जाने नहीं दिया जाता, उसको पतला ही रखते हैं ताकि उसमें से जांच की जाए। जैसे हमको CBC करना है तो उसमें EDTA नाम का एक एंटीकोएगुलेंट रहता है, उसके कारण वो शरीर के बाहर भी ब्लड ब्लड जैसा ही फ्लूइड रहेगा, वो जमेगा नहीं। और कुछ एक टेस्ट जो अभी लिवर फंक्शन टेस्ट है, किडनी फंक्शन टेस्ट है, थायराइड फंक्शन टेस्ट है, इन टेस्ट के, इस तरह के टेस्ट करने होते हैं तो खून का जम जाना जरूरी होता है, तो वो अलग कंटेनर में लेते हैं। उसमें एक थोड़ा सा जेल होता है, होता भी है कभी नहीं भी, वो अलग अलग लेबोरेटरी पे निर्भर करता है। अगर जेल है तो वो बहुत अच्छा है, तो उससे क्या होता है, जैसे ही सेल्स जम जाते हैं तो वो उनको सेपरेट किया जाता है वो जेल के कारण, और जो लिक्विड लिक्विड पार्ट है वो ऊपर की तरह आ जाता है। तो इससे क्या होता है,
अगर वो सेल्स फ्लूइड के साथ रहेंगे तो उसमें चेंजेस आना शुरू हो जाएगा। वो ना आए, वो मतलब शरीर से जब खून कलेक्ट किया गया था वो उसी अवस्था में रहे, ताकि किसी पर्टिकुलर इम्बैलेंस के कारण जो बदलाव हुए हैं उसकी सही सही जांच हो। तो लेबोरेटरी टेस्ट का क्या पर्पज होता है कि हमारे शरीर में जो गतिविधियां बनी हुई है और जिसके कारण जो बदलाव आए हैं वो वैसे के वैसे रिफ्लेक्ट होना, और वो वैसे के वैसे डॉक्टर्स को पता चलना, ये हमारी जिम्मेदारी होती है। तो इसके लिए हमको जो सैंपल्स कलेक्ट किए वो प्रॉपरली होने चाहिए जब तक उसका जांच ना हो, ये जिम्मेदारी। लेकिन ये प्रोसेस में, क्योंकि सैंपल कलेक्शन होता है कहीं और जगह पे और लेबोरेटरी टेस्ट होते हैं कहीं और जगह पे, और बीच में बहुत सारे प्रोसेसेस होते हैं, तो इनमें भी कुछ बदलाव हो सकते हैं। वो सब रोकने के लिए लेबोरेटरी पूरी तरह से ख्याल रखती है। अब हम सुबह जैसे ब्लड ग्लूकोज की बात करूं, ब्लड ग्लूकोज का बोलते कि आप भूख्या पेटे आना, खाली पेट आना, तो वहां पे कुछ टेस्ट होते हैं ब्लड शुगर खास करके, तो वहां पे हमारी ब्लड शुगर एक पर्टिकुलर रेंज में होती है और उसके बाहर चली जाती है तो हम उससे निदान कर सकते हैं। दूसरा है कि आप खाना खाने के 1.5 या 2 घंटे के बाद आओ, तो उस वक्त भी हमारी ब्लड शुगर, क्योंकि ये शुगर से कंसर्न है, तो खाना खाने के बाद तो हमारे शरीर में शुगर आना शुरू हो जाता है। तो वो शुगर को कंट्रोल करने की हमारी जो क्षमता है इंसुलिन और अदर हार्मोन्स के कारण और हमारे सेल्स की एंजाइम्स के कारण, वो जांचने के लिए, वो देखने के लिए वो पहले भूखे पेटे फास्टिंग में लेते हैं और खाना खाने के 2 घंटे के बाद भी लेते हैं, क्योंकि ब्लड ग्लूकोज का ये पर्टिकुलर उसका है। अगर हम दूसरे टेस्ट की बात करें, खास करके कुछ हार्मोन्स की, वो रिदमिकली उनके उनमें बदलाव होते रहते हैं। अगर मैंने सुबह कुछ टेस्ट कर ली और मेरी कुछ शाम को टेस्ट कर ली, दोनों में फर्क रहेगा, क्योंकि उसको सिक्राडियन रिदम बोलते हैं। मतलब हम रात को ही सोते हैं। क्यों सोते हैं? ये भी केमिकल्स के कारण है। हमारे ब्रेन में, हमारे शरीर में सीरोटोनिन सिक्रीट होता है जब अंधेरा होता है तब भी। वैसे ही सुबह हम फ्रेश रहते हैं, रात को सोते रहते हैं तो हमारी बॉडी एकदम रेस्ट में चली जाती है। तो इस ये एक हमारा रिदमिक साइकिल है। तो उस तरह से भी, और फीमेल्स में भी जो रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स होते हैं वो हर महीने महीने उनमें बदलाव होते रहते हैं। वो कौन से फेज में लिए, उस फेज के अनुसार भी उनका जो रेफरेंस रेंज जो बोलते हैं, अभी उन्होंने बोला था कि लेफ्ट राइट साइड में रेफरेंस रेंज होता है, उसके ऊपर भी मैं आऊंगा। तो वो अलग अलग रहता है। अब रही बात, अगर हम और एक क्वेश्चन आया था कि एक ही रिपोर्ट दो जगह किया, अलग रिपोर्ट्स आए। सही है, बिल्कुल सही है, आ भी सकते हैं। अब ये रिपोर्ट में डिफरेंस आया, कितना आया, ये भी बहुत सारे फैक्टर्स पे निर्भर करता है। जैसे अभी मैंने कहा ना, ये प्रोसेस में पहले सैंपल कलेक्ट करने के बाद एनालिसिस होने तक बीच में बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, लेकिन वहां बदलाव ना हो इसके लिए बहुत पूरी तरह से खबरदारी, ख्याल रखा जाता है। लेकिन अगर हमने, मान लो कि हम दो लेबोरेटरी में टेस्ट कर रहे हैं, एक ही पर्सन का एक ही समय में एक ही सैंपल लेके उसको दो पार्ट करके हम दो अलग अलग लेबोरेटरी में भेजते हैं, तो वो रिपोर्ट एक जैसा आना चाहिए। बट कई बार वो भी रिपोर्ट एक जैसा नहीं आता है। उसके लिए कारण क्या हो सकता है कि एक लेबोरेटरी में दो लेबोरेटरी वाले अलग अलग मशीन पे टेस्ट करते होंगे, अलग अलग मेथड से टेस्ट करते होंगे, या उनका दोनों का करने का तरीका और प्लेस वो अलग हो सकता है। तो ये वेरिएशन और ये सब फैक्टर्स को नलीफाई करने के लिए लेबोरेटरी में एक प्रोग्राम चलाया जाता है जिसको हम क्वालिटी कंट्रोल बोलते हैं, क्वालिटी कंट्रोल असेसमेंट। तो वो खून कलेक्शन करना, वो प्रोसेस से लेकर रिपोर्ट देना, ये प्रोसेस तक जितने भी स्टेप्स आते हैं, हर एक स्टेप के लिए लेबोरेटरी में एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल दिया गया है और वो पूरे जग में चलता है। और उसको कंफर्म करने के लिए कुछ एक
चेक्स बनाए जाते हैं और चेक्स हर जगह पे चेक होते हैं। और वो अगर ये सारे चेक्स होते हैं प्रॉपरली, और इसके लिए एक गवर्निंग बॉडी होते हैं, एक्रीडिटेशन बॉडी बोलते हैं, जिसको इंडिया में एनएबीएल है, या तो हम बोलते हैं कि ये एनएबीएल एक्रीडिटेड लैब है या आईएसओ सर्टिफाइड लैब है। इसका मतलब ये है कि इंटरनेशनली जो हमने प्रमाण तय किए हैं उसको ये कंप्लाई करती है, उनके मुताबिक ये लेबोरेटरी के रिपोर्ट्स है। और मैं ये बताना चाहूंगा, अगर कोई अब्रॉड ट्रैवल करते हैं और वहाँ आपको रिपोर्ट्स बताने की जरूरत है, वेस्टर्न कंट्रीज जो भी जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज है, अगर वो इंटरनेशनल कोई होते हैं तो वहाँ पे एनएबीएल एक्रीडिटेड लैब के रिपोर्ट ही ग्राह्य किए जाते हैं। ये भी एक तो अब रिपोर्ट में क्या आता है उसके ऊपर आते हैं। रिपोर्ट में खास करके तीन पार्ट आते हैं। पहले तो उस टेस्ट का नाम आएगा, पहले सबसे ऊपर आपके सारे डिटेल्स आएंगे कि पर्सन का नाम क्या है, उसका एज क्या है, उसका सेक्स कौन सा है, मेल है फीमेल है, और कौन से डॉक्टर ने किस निदान के लिए ये सैंपल भेजा गया, फिर आपका सैंपल कितने बजे कलेक्ट किया गया, वो कलेक्शन एनालिसिस कितने बजे किया गया। तो ये सारी जानकारी वहां पे होती है। अगर वो बड़ी लेबोरेटरी में इसमें और सारे फैक्टर्स ऐड होते हैं, और छोटी लेबोरेटरी है तो इसमें से बहुत सारे फैक्टर्स कम भी होते हैं, वो वेरी करता है। उसके बाद आता है कि आपके एक्चुअल रिपोर्ट, रिपोर्ट के बारे में कौन सी टेस्ट की है उसका लेफ्ट साइड में रहेगा, दूसरे खाने में उसका एक्चुअल रिपोर्ट आ जाएगा, और तीसरे साइड में एक लंबी सी या एक आध दूसरी दो तीन लाइन में रेफरेंस रेंज रहेगी। रेफरेंस रेंज क्या है? तो रेफरेंस रेंज मतलब जितना भी हमारा पॉपुलेशन है उनमें रैंडमली अलग अलग जगह से सबके ब्लड की टेस्ट की जाती है। वो अलग अलग मेथड से भी की जाती है। अगर मेथड की टेस्ट अलग है वो मेंशन किया जाता है कि ये मेथड से ये रेफरेंस रेंज है, और वो सब मिला के वो सब रिपोर्ट इकट्ठा करते हैं, और उसके फिर स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करके एक रेंज बनाई जाती है कि इतने लोगों में मतलब वो जो होती है 95%, मतलब हमने 100 लोगों की जांच की तो 95%, 95 लोगों की या 99 लोगों की या तो 90 लोगों की या तो कहीं कहीं जगह 68 लोगों के रिपोर्ट्स इस रेंज में आते हैं, रेंज में आते हैं, वहां एक नहीं होता। तो पर्सन टू पर्सन वैरी करता है। तो ये भी एक फैक्टर होता है कि रिपोर्ट्स वैरी करने के लिए। तो किसी में नॉर्मल भी है, किसी को नहीं आएगा। और रोग निदान में क्या होगा कि 0.05%, मतलब जिसको हम आउटलियर्स बोलते हैं, कुछ लोगों के वहां पे भी रिपोर्ट्स आ सकते हैं, मतलब रिपोर्ट तो एबनॉर्मल है बट पर्सन को कुछ भी नहीं हुआ है, वो सिग्निफिकेंट भी होता है हमारी लेबोरेटरी के लैंग्वेज में। तो इस तरह से इसकी जांच होती है। तो उसका एक स्टैटिस्टिकली बेल शेप होता है, गॉसिन कर्व बोलते हैं। तो 95% लोगों के एक रेंज में आते हैं, और बाकी जो 0.5% रहते हैं, जो भी हम फॉर्मूला फिट करेंगे, वो आउटलियर्स बोलते हैं। इन शॉर्ट क्या होता है, तो सभी हेल्दी पर्सन्स जो सोसाइटी में हैं उन सबका ब्लड लेके जांच करके उनके सारे रिपोर्ट्स इकट्ठा करके उसका मीन कैलकुलेट किया जाता है, और उसके स्टैटिस्टिकल एनालिसिस किया जाता है। तो उसको हम रेफरेंस रेंज बोलते हैं। तो मतलब इतने में होना चाहिए। अब ज्यादातर रेफरेंस रेंज जो होती है ना, वो वेस्टर्न्स की होती है, मतलब वो अमेरिकन यूरोपियन लोगों में जांच किया, उनमें ब्लड में जो टेस्ट आए वो हमने दे दिए। बट हम भारतीय है, हमारा रहन सहन खान पान सब अलग है उनसे। तो आजकल अभी हो रही है, इंडियंस की भी रेफरेंस रेंज बनी है, एशियंस की बनी है। तो हार्ड एंड फास्ट इतना है तो इतना ही आना चाहिए, जरूरी नहीं है, थोड़ा बहुत डिफरेंस आता है तो एक्सेप्टेबल रहता है। जैसे कि ब्लड शुगर है, और अभी स्टैटिस्टिकली भी कुछ एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया होते हैं, वो भी फैक्टर होता है। जैसे आपका 100 ग्राम सुबह की भूखा पेटे की है, 100 मिलीग्राम होनी चाहिए, उससे कम होनी चाहिए। शुगर की मैं बात कर रहा हूँ। तो अगर वो उसमें 10% का वेरिएशन है वो एक्सेप्टेबल है, उससे ज्यादा है तो मतलब वहां कहीं ना कहीं खामी है, या ब्लड रिपोर्ट करने में खामी हो सकती है, सैंपल में खामी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। अभी कुछ लोग एडमिट होते हैं, एडमिट होने के बाद उनको
आईवी फ्लूइड्स देना होता है, सलाइन लगाना होता है। तो वहां पे उन्होंने मशीन बिठाया रहता है, एक फ्लो के लिए बनाया रहता है, जो उसको अलग अलग नाम है। उसी में से ब्लड कलेक्ट किया जाता है और उसी में से फ्लूइड भी चढ़ाया जाता है। अब कहीं कभी बार, हर बार नहीं, कभी कभी क्या होता है, जाने अनजाने में वो पर्सन को ऑलरेडी फ्लूइड जा रहा है और वहीं से अगर ब्लड ले लिया तो ब्लड, वो फ्लूइड के कारण डाइल्यूट होता है। जो पर्टिकुलर कलेक्शन हो गया, या तो इंजेक्शन दे दिया और तुरंत ब्लड ले लिया, तो इसके कारण, वो इंजेक्शन के कारण, वो फ्लूइड के कारण ब्लड में जो पार्ट पोर्शन कलेक्ट किया गया उसमें बदलाव आ सकता है। अब जैसे कि मुझे फीवर लग रहा है, तो मैंने क्रोसिन की गोली ले ली, या लास्ट टाइम की एंटीबायोटिक थी ले ली, एक दो गोलियां ले ली, मुझे पता है इससे मुझे आराम आ जाएगा, बट आराम नहीं आता है 2-4 घंटे के बाद, और फिर नेक्स्ट डे आप डॉक्टर के पास चले जाते हो, डॉक्टर को पता चलता है कि ये कुछ है, और वो जांच कराते हैं, तो उसमें टेस्ट निगेटिव भी आ सकता है। आपने कुछ भी दवा ले ली, तो नेक्स्ट डे हम जांच कराने जाएंगे, तो वहां पे टेस्ट आपके नॉर्मल आ सकते हैं, भले चाहे आपको इन्फेक्शन है तो भी। तो इसीलिए अगर आपको जांच करानी है तो आप गोलियां अवॉइड करें। अगर आप सहन कर पाते हैं, अब बिल्कुल ही सहन नहीं होता है, तो सीधा आप डॉक्टर के पास चले जाइए, तो आपका निदान प्रॉपरली हो जाएगा। दूसरा है कि मतलब लेबोरेटरी के टेस्ट जो मशीन पे हो रहे हैं, जिस अवस्था में हो रहे हैं, वो सारे फैक्टर्स वैरी करते हैं, मेथड पे वैरी करते हैं। मतलब जैसे कि सांधे की जो बीमारी है, सांधे दुखते हैं, घुटनों में दर्द होता है, बिग टो, मतलब अंगूठे में दर्द होता है, तो उसको वो यूरिक एसिड बढ़ने के कारण होता है। एक एग्जांपल बता रहा हूँ। अब यूरिक एसिड क्या होता है, हमारे जो डीएनए का जो मेटाबॉलिज्म होता है उसमें अगर खामी होती है तो उसके कारण यूरिक एसिड बढ़ना शुरू हो जाता है। या तो शुगर पचाने का जो मेटाबॉलिक प्रोसेसेस हो वहाँ चेंजेस होते हैं, उसके कारण भी कभी कभी यूरिक एसिड, क्योंकि ये दोनों मेटाबॉलिक प्रोसेसेस एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं। तो ये यूरिक एसिड नापने से उसका हिंदी वर्ड मुझे याद नहीं आ रहा है, मतलब जो सांधे में दर्द होता है वहां पे सूजन आ जाती है, और फिर दवा लेते हैं तो उससे वो ठीक हो जाता है, पेन कम होना कम हो जाता है। आर्थराइटिस बोलते हैं उसको, गाउटी आर्थराइटिस, गाउट बोलते हैं उसको, गाउट और गाउट की आर्थराइटिस। और दूसरा एक इन्फेक्शन के कारण भी होता है। तो आप सांधे, किस कारण आपके सांधे में पेन आ रहा है, वो जांच करने के लिए एक टेस्ट होता है यूरिक एसिड। अब यूरिक एसिड के लिए दो अलग अलग मेथड है। अगर एक मेथड से करेंगे तो उसका रेफरेंस रेंज अलग है, दूसरी मेथड से करेंगे तो उसका रेफरेंस रेंज अलग है। फिर मेल्स और फीमेल्स में भी उसका रेंज अलग अलग होता है। इस तरह से वो सब देखना जरूरी है, और उसके बाद ही पता करना जरूरी है कि अगर किसी में बदलाव आ गया, तो सबसे पहले ये देख लो कि वहां जो किया था, ये लैब में किया था, सही समय पे किया था, वो देख लेना जरूरी है। दोनों की मेथड देख लो, कौन सी मेथड से हुआ है। या तो मेथड का नाम नहीं रहता है रिपोर्ट्स में, वो लोग खाली मशीन का नाम बताएंगे कि ये मशीन पे हमने किया हुआ है, तो क्या वो दोनों मशीन सेम है, वो देख सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि आप रेफरेंस रेंज देख लीजिए, रेफरेंस रेंज में देख लीजिए कि दोनों की रेफरेंस रेंज सेम है कि नहीं है, क्योंकि ये एक दो टेस्ट, कुछ एक टेस्ट है उसी में वह वैरी करते हैं, बाकी सारे टेस्ट में तो ज्यादातर सेम रहती है। तो ये सारे फैक्टर्स देख लीजिए। उसके बाद आप खुद को भी चेक कर लीजिए। ये सारे फैक्टर्स आपको नहीं पता होंगे, लेकिन डॉक्टर्स को पता रहते हैं कि वो सैंपल कैसे, कब कलेक्ट किया है, कितने बजे कलेक्ट किया है, कितने बजे उसकी जांच हुई है, बीच में उन्होंने रेफ्रिजरेशन या जरूरी है वो टेस्ट ख्याल रखा है कि नहीं है। ये सारी जांच होने के बाद वो रिपोर्ट्स पे फिर जाके हम कह सकते हैं कि इसमें वेरिएशन है। ठीक है। तो अगर कुछ वेरिएशन आता है तो उससे घबराना बिल्कुल जरूरी नहीं है। मत मत घबराइए कि यहाँ तो, वहां तो टेस्ट पॉजिटिव तो यहाँ तो नेगेटिव आ गया, यहाँ तो शुगर मेरी इतनी आई थी और शुगर वहां तो
कम आ गई थी। अब शुगर के बारे में खास करके, क्योंकि ये बहुत कॉमन है, और एक बताता हूँ। हम घर में शुगर नापते हैं, वो कहाँ से नापते हैं? यहाँ प्रिक करके। और लेबोरेटरी में जाते हैं, वो खून कहाँ से कलेक्ट करते हैं? वेन में से। हमारी वेन में से। हमारी वेन में जो खून है, और यहाँ पेरीफेरल खून जो बोलते हैं, ये इसका और इसका कंपोजिशन अलग रहता है। ठीक है। तो यहाँ से जो ब्लड ग्लूकोज हमने नापा, और यहाँ से सैंपल लेके जो ब्लड ग्लूकोज नापा, इनमें डिफरेंस रहेगा, क्योंकि वहां पे शुगर की मात्रा उतनी तरह से रहेगी। हमारा ज्यादा रहेगा, लेबोरेटरी का कम रहेगा। यहाँ से यहाँ कंसंट्रेशन ज्यादा होता है। ठीक है। ये बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं। ये सारे फैक्टर्स जो हेल्थ केयर वर्कर्स है उनको सारे पता रहते हैं, तो और डॉक्टर्स को भी पता रहते हैं। तो वो सब अपने हिसाब से बैक ऑफ द माइंड एनालिसिस करते रहते हैं, और फिर वो आपको बताते हैं कि एग्जैक्टली क्या हुआ है। तो लेबोरेटरी टेस्ट करना, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। ये जरूरी होता है। रोग निदान होने के लिए जरूरी होता है। या तो आपको कौन सी औषधि दी जाए, किस प्रकार की ट्रीटमेंट कितने मात्रा में दी जाए, वो तय करने के लिए भी इन टेस्ट का उपयोग किया जाता है। ये उपयोगी होते हैं। और एक बार आपका रोग निदान हो गया, तो आप रिकवर कैसे हो रहे हैं, ये जांचने के लिए, कि जैसे ब्लड ग्लूकोज है, तो ग्लो दवाई शुरू कर दी, तो कंट्रोल में है कि नहीं है, वो कैसे चला रहा है, इसको हम प्रोग्नोस्टिक बोलते हैं। तो आप में सुधार कैसे कैसे आ रहा है, ये जांच करने के लिए भी ये सारे टेस्ट किए जाते हैं। और एक बात बताता हूँ कि खास करके बच्चों में, बच्चा पैदा होता है 1-2 दिन में, उसमें क्या होता है कि बच्चा जब माँ के पेट में रहता है, तो वहां तो पानी में है। वहां उसके शरीर के लिए जो ऑक्सीजन सप्लाई जाता है, वो ऑक्सीजन लेने के लिए उसका जो हीमोग्लोबिन रहता है, वो हाई कैपेसिटी का रहता है। और जब बाहर आता है, अभी उसको ऑक्सीजन मिल रहा है डायरेक्टली, तो वो जो हीमोग्लोबिन है उसकी जरूरत नहीं पड़ती, तो वो हीमोग्लोबिन वो बॉडी ब्रेक करना शुरू करती है। वो ज्यादा ब्रेक होता है, तो उसके कारण ज्यादा बिलीरुबिन बनता है, जो जॉन्डिस में होता है। तो बत्ते कि बच्चे को जॉन्डिस हो गया, तो वो एकदम नॉर्मल है, उसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। 1-2 दिन के बच्चे में जॉन्डिस होता है, तो ये बहुत ही नॉर्मल है। तो उसमें क्या करते हैं फिर, उसके लिए भी जांच की जाती है, उसका बिलीरुबिन चेक किया जाता है। वो हर 6 घंटे 8 घंटे के बाद किया जाता है। जैसे उनको पता है कि एक पर्टिकुलर लिमिट के बाहर वो अपने आप हो जाता है, और किसी बच्चे में नहीं होता है, तो वहां पे क्लिनिकली असिस्ट करके उसको कम किया जाता है, अलग अलग तरीके से। तो वो कम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो जानने के लिए उनका बार बार बिलीरुबिन चेक किया जाता है, जिसको हम नियोनेटल बिलीरुबिन बोलते हैं। तो ये कुछ प्रकार के टेस्ट हैं। तो ये सारी इंफॉर्मेशन है लेबोरेटरी टेस्ट के बारे में। तो हमारे रिपोर्ट्स बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसके कारण वैरी हो सकते हैं। तो वेरिएशन आता है, तो कोई भी हड़बड़ी करने की जरूरत नहीं, घबराने की जरूरत नहीं। पहले शांत मन से सोचे कि ये सैंपल कब दिया था, कौन सी मेथड से हुआ है, कौन सी लेबोरेटरी में हुआ है, कितने, और वो पर्टिकुलर एज ग्रुप क्या है जिनका हो टेस्ट हुआ है, ये भी मैटर करता है। और उसके बाद आप कोई नतीजे पर पहुंचे। ठीक है। ये तो ये सारी इंफॉर्मेशन, और भी काफी सारी इंफॉर्मेशन है, लेकिन आपके लिए ये बहुत जरूरी है। तो मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि इसके आगे किसी को भी जांच करने की जरूरत पड़ेगी, तो वो आप निसंदेह निसंकोच जाइए, टेस्ट करवा लीजिए। वो आपके लिए जरूरी होते हैं। अभी ठीक। अपन कुछ क्वेश्चन आंसर लेते हैं है। लोगों के, वो इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले अशोक जी कुछ पूछ रहे हैं, अशोक जी के बाद मधु जी पूछेंगे। तो अशोक जी अपने आप को अनम्यूट करके। जी जय पूछ। जिनेंद्र डॉक्टर साहब। जय जिनेंद्र। एलोपैथी में जो मेडिकल इंडस्ट्रीज है, उसमें जो हाँ। लेबोरेटरी सिस्टम है वो सबसे बढ़िया है। मतलब अपने कोई प्रॉब्लम है, उसका अपने हाँ। को इलाज चल जाता है। लेकिन हम्म। मेरा खुद का विश्वास है कि मेरे कोई भी रोग बीमारी आता है
तो मैं मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं लेके अपने खुद के हिसाब से इसका इलाज करना चाहता हूँ। और एक जानना था, जैसे कैंसर का अपने को डिटेक्ट करना होता है, तो ब्लड हाँ, से जो होता है वो सही रहता है कि जो सैंपल्स लेके जाते हैं गांठ का, वो सही रहता है? और दोनों दूसरा ही एक सही। सवाल, हाँ, यानी ओके, ब्लड और रिपोर्ट से दूसरा, जैसे हेपेटाइटिस बी, वो एक बार अगर आ जाता है तो वापस नील हो जाता है या कम हो जाता है? हाँ, नील हो जाता है। ओके। ऐसा है, और जो देखिए, अब बीमारी के कारण और लक्षण अलग अलग होते हैं। ठीक है, जैसे कि आपने बोला कि गांठ, शरीर का कोई भी हिस्सा जांच के लिए जाता है तो वो सेल्युलर लेवल पे उसकी जांच होती है। ठीक है, मतलब हमारे जो सेल्स है, ऊती है या टिश्यू है, उसमें क्या बदलाव आता है, वो मोर एंड मोर फिजिकल एविडेंस है। जैसे मैं बोला कि एक्सरे, एक्सरे में दिखता है कि ब्रेन कहाँ ये बोन कहाँ टूटा है, वो तो एग्जैक्ट एविडेंस हो गया। मेडिकल लैंग्वेज में बोलते कि इसके अलावा हमें हमको कोई प्रूफ की जरूरत नहीं है। लेकिन अभी लीवर में कुछ हो रहा है, वो हम खुली आंख से नहीं देख सकते। जैसे मुझे डायबिटीज है तो मेरी शुगर बढ़ रही है, मैं खुली आंख से मुझे पता नहीं चलेगा। तो वहां मुझे ब्लड कलेक्ट करना पड़ेगा, उसका ब्लड ग्लूकोज नापना पड़ेगा, उससे पता चल जाएगा। ये इनडायरेक्ट एविडेंस हो गया। तो ये इनडायरेक्ट एविडेंस बोलते हैं। और मतलब लेबोरेटरी के टेस्ट क्या होते हैं कि आपके सिम्टम्स क्या है और रिपोर्ट क्या कह रहा है, ये दोनों मैच होने चाहिए। तो दोनों रिपोर्ट सही है। कुछ एक टेस्ट कैंसर डिटेक्शन के लिए, जो पर्टिकुलर एरिया में कैंसर हुआ है वो टिश्यू में क्या क्या बदलाव हुए हैं, वो कैंसर के रिपोर्ट में जो आता है उससे मैच हो रहे कि नहीं है, वो बात सही है। वो फिजिकल एविडेंस हो गया। अब इसके कारण शरीर में क्या क्या बदलाव हो रहे हैं, तो वो नापने के लिए, या तो अगर शुरुआत हुई है तो उसके कारण शरीर में जो चेंजेस आना, जैसे मैंने कहा कि इन्फेक्शन हुआ तो बॉडी क्या कर रही है हमारी, उसके अगेंस्ट फाइट करने के लिए प्रोटीन्स बना रही है। वो आईजीजी आईजीएम करके हम उसको नाप रहे हैं, उसको चेक कर रहे हैं। सिमिलरली, जब कैंसर सेल्स पैदा होना शुरू हो जाती है तो वो सेल्स के मेटाबॉलिज्म अलग तरीके से होता है, नॉर्मल सेल से नहीं होता। और वो फास्ट ग्रो होती है, वो ग्रोथ स्टॉप नहीं होती। हमारे नॉर्मल सेल्स को स्टॉप हो सकती है, इसीलिए तो हमारा एज बढ़ता है, एज के कारण हमारे शरीर में बदलाव आते हैं, उसको हम एजिंग प्रोसेस बोलते हैं। तो वो कैंसर सेल में नहीं होता, इसीलिए तो वो कैंसर सेल है। वो अनकंट्रोल्ड ग्रोथ में चल जाती है। तो इसके कारण शरीर में कुछ एक पदार्थ, प्रोटीन्स, या हम जिसको मार्कर्स बोलते हैं, वो होते हैं। वो नापने के लिए हमको ब्लड कलेक्ट करना पड़ेगा। तो सारे टेस्ट सही है। और क्या क्वेश्चन था आपका? कि हिपेटाइटिस, कोई भी इन्फेक्शन होता है ना, कि हिपेटाइटिस, कोई भी इन्फेक्शन होता है, अगर वो जांच होती है और जांच होने के बाद उसका हम वो इन्फेक्शन को कम करने के लिए जो भी हम तरीका अपनाते हैं, क्योंकि जो वायरल इन्फेक्शन होता है उसमें एंटीबायोटिक्स है बट बहुत कम है, और बाकी बैक्टीरियल और अदर इन्फेक्शंस में उसके एंटीबायोटिक्स होते हैं तो वो कम हो जाते हैं। मधु बट जी का क्वेश्चन। हाँ, थैंक यू। मधु जी आप पूछ लीजिए, और किसी को पूछना है तो आप हैंड रेज कीजिए तो उनको अनम्यूट का ऑप्शन मिल जाएगा। मेरा प्रश्न है, आपने कहा कि ये ब्लड ब्लड टेस्ट जब करते हैं तो सेल से करते हैं, सेल हाँ का सेल। तो जो सेल है, सेल तो बनते टूटते रहते हैं। जी तो आज जब मैंने टेस्ट कराया तो सेल क्या पोजिशन में थे, और कितने दिन बाद फिर वो सेल का प्रॉब्लम हर एक, आएगा? हर एक हाँ टेस्ट हाँ, कितने बार समय बाद करवाना चाहिए? एक। ओके, और आपका दूसरा क्वेश्चन प्रश्न, बहुत ही अच्छा है। आपका क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, मतलब एक जनरल पर्सन होके आपने बहुत अच्छे से क्वेश्चन पूछा। और खास दूसरा करके प्रश्न, जो, हाँ जी पहले जी, बता दी, पहले बता दीजिए इस प्रश्न का जवाब, फिर एक नहीं और और प्रश्न। कुछ है तो पूछ लीजिए, पहले पूछ लीजिए। वही जो आपने बताया था कि जब हम घर में करते हैं तो पेरिफेरल नर्व पर प्रिक होता है, और इसमें हमारे ये वाली नर्व पे होता है, वेन, एग्जैक्टली, वेन में। तो हाँ अ, और कितने समय बाद अगर हम घर में जब भी करें टेस्ट, तो कौन सा पीरियड होना चाहिए कि हम टेस्ट करें? खाने से पहले या खाने के बाद, या रात्रि को, या सुबह? क्योंकि आपने बोला टाइम का भी डिफरेंस पड़ता है। तो ये दोनों जी प्रश्न थे। बिल्कुल। हाँ, मैं सभी क्वेश्चंस का आंसर देता हूँ। सबसे पहले तो पहला क्वेश्चन आपने पूछा कि सेल्स के बारे में,
बहुत ही अच्छा है। तो हमारे ब्लड में 5 तरह के सेल्स होते हैं, 5 अलग अलग तरीके के। उसमें आ गया प्लेटलेट्स, जिससे खून जम जाता है। फिर आते हैं मोनोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स, यूओसिनोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स। इस तरह के 5 टाइप के सेल्स होते हैं। और हर एक का मात्रा, मतलब रिलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग रहता है, और वो अलग अलग वेरी करेगा। आपको सेल्स नापने की बार बार जरूरत नहीं पड़ती, बट ये कॉमन टेस्ट है। इससे हमको, जैसे आपको बुखार आ गया, सिंपल बुखार आ गया, तो उसमें वो सेल्स की मात्रा में फर्क पड़ेगा। या तो दूसरी एक टेस्ट होती है जिसको हम ईएसआर बोलते हैं। ईएसआर में एक ट्यूब में ब्लड रखा जाता है, और उसमें से सेल्स कितने फास्ट सेटल हो रहे हैं वो पता चलता है। अगर नॉर्मल है तो एक पर्टिकुलर लेवल तक वो सेटल हो जाते हैं। अगर आप में डिसीज है और डिसीज के कारण वो प्रोटीन्स में बदलाव होता है, बदलाव के कारण आपके सेल्स ज्यादा ज्यादा जल्दी नीचे चले जाते हैं, तो वो ईएसआर बढ़ता है। ये भी एक प्रकार की टेस्ट है। अब इसके लिए कोई पर्टिकुलर समय नहीं है। पर्टिकुलर समय में कब जरूरी है, वो टेस्ट के अनुसार, आप कौन सी टेस्ट कर रहे हैं, तो उसके लिए वो टाइम देखना जरूरी होता है, ना कि हर एक टेस्ट में। मान लो शुगर हम फास्टिंग में ही चेक करते हैं, लिपिड मैं थोड़ा बीच में डिस्टर्ब करती हूँ कि हाँ हमारे आंसर्स थोड़े से शॉर्ट में करने पड़ेंगे, राइट टाइम पूरा करेंगे, क्योंकि आज पर्यूषण में सबको 9 जी बजे जी जी जाना जी है। बिल्कुल। तो तो उसके वो बाद एक लास्ट क्वेश्चन रीटा का ले लेंगे, और फिर चाहे तो एक क्लास आपके और भी हम रख सकते हैं कि जिसमें आप जो बाकी बातें वो भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। इस हिसाब से अभी इनका आंसर देके लास्ट एक रीटा का लेके हम क्वेश्चन आंसर्स को स्टॉप कर देंगे। ओके, तो मधु जी को मैं आंसर कर पाया हूँ आई थिंक। रीता जी बोलिए। हाँ रीटा जी। रीता। सर जैसे हमारे ग्लैंड्स हैं, तो ग्लैंड से जो स्राव निकलता है हाँ उसका कोई तो वो सब ठीक से है क्या? तो उसका कोई टेस्ट है क्या सर? हाँ, आपकी कौन सी ग्लैंड्स है? हमारे देखिए, ब्रेन से लेकर नीचे पांव तक अलग अलग तरीके की ग्रंथियां होती है। अब ये ग्रंथियों में आपको कौन सी ग्रंथि की बीमारी का आवश्यकता है, उसी से कंसर्न टेस्ट किए जाते हैं। जैसे कि थायराइड हो गई, आपको थायराइड की बीमारी, तो वो, बट उसके स्राव के ऑलरेडी वो खून में आ जाते हैं, तो ब्लड से हमको पता चल जाएगा। वो ग्रंथि का सीक्रेशन पर्टिकुलरली लेने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि उसके जो सीक्रेशंस है वो हमारे शरीर में अ, जाते ही है। एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। एक जगह से, जैसे थायराइड से हार्मोन्स बन गए, बट उनको जाना है लीवर में, तो कहाँ से जाएंगे? उनको ब्लड में ही आना पड़ेगा, हार्ट के थ्रू ही वो चले जाएंगे। ब्लड में आके ही वो ब्लड फिर डिस्ट्रीब्यूट होता रहता है। वैसे किडनी के पास भी कुछ ग्रंथियां होती है, वो भी कॉर्टिसोल से, जब हम डरते हैं ना, तो उसमें कुछ हार्मोन्स बढ़ते हैं, एक तो वो क्वेश्चन मैं भी पूछूंगी। इस तरह से हो रहता है। तो क्वेश्चन ब्लड में से ही होता है। ब्लड टेस्ट से पता चल जाता है। जी जी बिल्कुल। एक थैंक यू क्वेश्चन मैं भी पूछूंगी थैंक श्रेया यू। जी कि जी जी हर साल पूरी बॉडी चेकअप करनी चाहिए, और पूरा पिछले साल से इस साल से कंपेयर करके कंटिन्यू ऑब्जर्व करना जरूरी है। बिल्कुल जरूरी है। बिल्कुल जरूरी है। खास करके मैं सभी से निवेदन करना चाहूंगा, खास करके अगर आपकी 40 उम्र हो गई है और 40 से ज्यादा जो लोग हैं, उनके लिए मेरा यही सुझाव रहेगा कि एक साल, मतलब आपकी एक साल में कम से कम वन टाइम आप पूरा, अनम्यूट करें, बाकी सब अपने आप को unmute करें। ना खड़ो को नहीं हो सकेंगे। हाँ, एक साल में एक बार पूरे शरीर का एक टेस्ट आता है, वो टेस्ट करवाना बहुत जरूरी है। और वो हर साल क्यों करना है? तो एक साल में मेरे में क्या चेंजेस आ गए, तो जिसको हम डेल्टा चेक बोलते हैं, कि लास्ट ईयर मेरे ये टेस्ट इतने थे, अभी इतने हो गए। तो फिर आप वो रिपोर्ट लेके आप डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए, वो बता देंगे ठीक। अकॉर्डिंगली किस में क्या है। तो थैंक ये यू, भी एक थैंक अच्छा यू। सुझाव है। अलका जी ने अच्छा पॉइंट रेज किया है मेरे कि हस्बैंड हर साल मेरा और उनका टेस्ट कराते हैं, और पूरा जी चेकअप जी बहुत। करते हैं, और पूरा अंडर ऑब्जर्वेशन रहते। थोड़ा कम हो गया, जैसे D3
B12 कम होता है, उसकी तुरंत हाँ, मात्रा में दवाई लेके एग्जैक्टली इसीलिए। सभी को सीधे बैठना है, एंड के लिए तैयार, दोनों हाथ नमस्कार स्थिति में। संकल्प करे, मैं चैतन्य में, मैं चैतन्य में, आनंद में, मैं शक्ति में, मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना है, मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। इसी भावना के साथ आज का दिन सबका, आज का दिन आनंदमय हो, मंगलमय हो, शांतिमय हो, इसी भाव के साथ गुरुदेव के लिए कृतज्ञोस्मि करेंगे। सभी अपनी जगह पे करेंगे कृतज्ञोस्मि। हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के लिए कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के लिए आभारी हैं। ओम अरहम। बहुत धन्यवाद, सबको धन्यवाद। श्रेयांश को बहुत बहुत एक बार ओम अरहम, ओम अरहम, बहुत सुंदर इंफॉर्मेशन दी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। और जो जुड़े उन सबको भी ओम अरहम, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। यस, आनंद भाई जी जल्दी ठीक हो जाए, यही प्रार्थना के साथ ओम जी। अरहम सभी प्रार्थना। अशोक जी स्लोगन। अशोक जी स्लोगन। जय जिनेंद्र। सभी साधक साधिका एक साथ में उच्चारण करेंगे। फिटनेस का डोज 1 घंटा रोज। फिटनेस का डोज फिटनेस का डोज 1 घंटा रोज। फिटनेस का डोज 1 घंटा 1 घंटा हर रोज।